आज बच्चों अपन कक्षा 9वीं में सामाजिक अध्ययन मतलब सामाजिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान में अपन ने बेटा क्या पढ़ा था? जलवायु, जो जलवायु वाला पाठ पढ़ा था उसके आज अपन बेटा क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो अध्याय 4 भूगोल से सामाजिक विज्ञान आपके 4 भागों में है बेटा। तो पहला भाग है आपका इतिहास, दूसरा है नागरिक शास्त्र, तीसरा है भूगोल और चौथा है अर्थशास्त्र। आज अपन भूगोल से जलवायु के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो आपको बता दूं बेटा, अपन ने इसमें पढ़ा था कि मतलब जो वहाँ पे कौन कौन से जो क्षेत्र, तराई वाले क्षेत्र होते हैं जो, और कौन से शुष्क क्षेत्र होते हैं, कौन से तो बाढ़ वाले क्षेत्र होते हैं, ये सब। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे राजस्थान के घरों में मोटी दीवार तथा छत चपटी क्यों होती है। मतलब जो राजस्थान है तो वहाँ की दीवार मोटी और छत चपटी क्यों होती है। तो राजस्थान के घरों की दीवार मोटी इसलिए होती है क्योंकि वहाँ गर्मी में अंदर के अंदर होने पर मतलब और छत कैसी चपटी, और रेगिस्तान इलाका होने के कारण हल्की बारिश को संरक्षित करने के लिए रखने के लिए छत कैसी होती है, चपटी होती है। तो राजस्थान के घर की दीवार मोटी इसलिए होती है ताकि गर्मी में घरों के अंदर आने से मतलब जो रेत है आने से रोक सके, और छत चपटी इसलिए होती है कि वहां पर हल्की बारिश पर जल को क्या कर सके, संरक्षित रखने के लिए होते हैं। फिर तराई क्षेत्र व गोवा व मैंगलोर में ढाल वाली छतें क्यों होती हैं। मतलब तराई क्षेत्र, यहाँ पर तरावट के लिए तराई क्षेत्र और गोवा मैंगलोर में क्या होती है, ज्यादा बारिश होती है, इसलिए वहां की छत कैसी होती है, ढाल वाली छत होती है, जिससे पानी क्या हो, मतलब बारिश हो और पानी क्या हो, ढाल के साथ बह जाए, ताकि वर्षा का पानी जल्दी से छतों से बह जाए। तीसरा है असम में प्राय कुछ ऐसे बांस के खंभों पर क्यों बनाए जाते हैं। मतलब जो असम है वहां पर प्राय घर जो होते हैं वे बांस के खंभों पर क्यों बनाए जाते हैं। बाढ़ और जंगली जानवरों के, मतलब वहां पर असम में अत्यधिक बाढ़ आती है और जंगली जानवर जो होते हैं उनके खतरों से बचने के लिए असम में कुछ घर बांस और खंभों के क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। काय के बनाए जाते हैं, बांस के खंभों के बनाए जाते हैं क्या, घर, क्योंकि वहां पर क्या होते हैं, बाढ़ भी अधिक आती है और जंगली जानवर भी क्या होते हैं, अधिक होते हैं। फिर बेटा ये बुक से है, ज्ञात कीजिए कि विश्व में अधिकतर मरुस्थल उष्ण कटिबंध भागों में स्थित महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर क्यों स्थित होते हैं। मतलब जो विश्व के, ये प्रश्न है बेटा, विश्व के अधिकतर मरुस्थल कटिबंधीय भागों के स्थित महाद्वीप में पश्चिम किनारे पर क्यों होते हैं। तो विश्व के अधिकतर मरुस्थल उष्ण कटिबंध मतलब गर्मीले इलाकों पर होते हैं, भागों में स्थित महाद्वीपों में पश्चिमी किनारे पर क्या है, स्थित है, इसलिए इन क्षेत्र में चलने वाली व्यापारिक पवनें कैसी होती हैं। फिर विश्व के अधिकतर मरुस्थल उपोष्ण कटिबंधीय भागों के महाद्वीप के पश्चिमी किनारे पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, इसलिए इस क्षेत्र में चलने वाली व्यापारिक पवनें कैसी होती हैं,
नमी के भागों से निकलती हैं और महाद्वीप के पश्चिमी किनारे तक पहुंचने से पहले क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं। और ठंडी महासागरीय धाराओं भी हवा के तट पे ऊपर क्या करती है, स्थित होती है, जिससे क्या होता है, बादलों का मतलब बादल निर्माण नहीं हो पाता। तो विश्व में अधिकतर मरुस्थल उष्णकटिबंधीय भागों में पश्चिमी किनारों पर क्यों स्थित होते हैं, तो इसका ये आंसर है बेटा। फिर उसके बाद है नीचे दिए गए स्थानों में से किस स्थान पर विश्व की सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इसमें सिलचर, चेरापूंजी, पानिसराम, गुवाहाटी। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, स्थान है, सबसे विश्व में मतलब नीचे विश्व में सबसे अधिक वर्षा मानिसराम में होती है। फिर है ग्रीष्म ऋतु के उत्तरी मतलब ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी भागों में बहने वाली पवन को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है। तो जो ग्रीष्म काल में जो हवाएं चलती मैदानी उत्तरी मैदानों में जो बहने वाली पवन होती है उसे क्या कहते हैं, काल वैशाखी, व्यापारिक पवने, लू, इनमें से कोई नहीं। जो ग्रीष्म काल में जो पवने या मैदानों में बहने वाली हवा होती है उसे क्या कहते हैं बेटा, उसे लू कहते हैं। कहते हैं ना गर्मी में बाहर मत निकलो लू लग जाएगी, तो जो गर्मी में मैदानों पर बहने वाली पवनें होती हैं उसे लू कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग के शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है। चक्रवाती आपदाओं, पश्चिमी विक्षोभ, मानसून की वापसी या दक्षिण पश्चिम मानसून। तो इनमें से आपको बता दूं चक्रवाती आपदाओं जो होता है, जो भारत में उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए क्या होते हैं, मतलब जो शीत ऋतु में जो थोड़ी थोड़ी बारिश होती है ना उसके लिए कौन उत्तरदायी होते हैं, चक्रवाती आपदा। मतलब ये जो है आपदाओं है चक्रवाती आपदाओं, ये आपको शीत ऋतु में होने वाली वर्षा का उत्तरदायी या कारण होता है। फिर है बेटा इसके बाद है आपको बताऊं मैं, भारत में मानसून का आवागमन किन समय में होता है। मतलब भारत में मानसून का जो आवागमन है वो निम्नलिखित में से कब होता है। तो मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, जुलाई के प्रारंभ में या अगस्त। तो मई के आरंभ में बेटा बहुत कड़ाके की ठंड तो नहीं होती, गर्मी पड़ती है, बहुत भीषण गर्मी है ना। तो जून का प्रथम सप्ताह होता है जब मानसून आने का होता है। तो कौन सा महीना है मानसून आने का, जून का, जून के प्रारंभ में। फिर है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की शीत ऋतु की विशेषता है। गर्म दिन व गर्म रातें, मतलब जो शीत ऋतु की विशेषताएं में है, गर्म दिन या गर्म रातें, गर्म दिन व ठंडी रातें, ठंडा दिन या ठंडी रातें, या ठंडा दिन या गर्म रातें। तो जो शीत ऋतु है, अभी आप देखिए दिन में गर्मी होती है और शाम में क्या होती है, ठंडा। अभी कौन सी ऋतु है, शीत ऋतु है ना। तो उसमें आप देखिए अभी आप दिन में क्या है गर्मी लगती है और रात में क्या लगती है, ठंडे। तो इसमें क्या आएगा, गर्म दिन और ठंडी रातें, गर्म दिन और ठंडी रातें। फिर निम्नलिखित प्रश्नों को सापेक्ष में उत्तर दीजिए। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं। तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक अक्षांश ऊंचाई, वायु, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएं और उच्चाचल लक्षण है। मतलब अक्षांश की जो ऊंचाई होती है, वायु दाब करने वाले अक्षांश ऊंचाई, वायु दाब और पवन समुद्र की दूरी, ये क्या है। और महासागरीय उच्चाचल का क्या है,
लक्षण है। फिर उसके बाद है बेटा, भारत के किस भाग में दैनिक तापक्रम कैसा होता है, अधिक होता है, क्यों? मतलब भारतीय मरुस्थल होते हैं जो भारत के कहाँ होते हैं, उत्तर पश्चिम भागों में कैसे होते हैं, अव्यवस्थित हैं, और इसके दैनिक तापमान कैसा होता है, अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर रेत पाई जाती है जो दिन के समय सूरज की रोशनी में कैसी होती है, बहुत अधिक, मतलब जब सूर्य की रोशनी उसमें पड़ती है, मतलब सूरज की जो किरणें उसमें पड़ती है तो वो कैसी हो जाती हैं, बहुत जल्दी गर्म हो जाती हैं। तो भारत के किस भाग में दैनिक तापमान अधिक होता है, तो भारत के मतलब मरुस्थलीय भाग, जैसे उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय भाग में आएगा आपका राजस्थान, है ना। तो दैनिक तापमान वहाँ का कैसा होता है, अधिक होता है, और वहाँ पर रेत पाई जाती है जिससे वहाँ पर सूरज की मतलब जो किरणें पड़ती है जिससे वहाँ जो रेत है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है, इस कारण वहाँ का दैनिक तापमान कैसा होता है, अधिक होता है। फिर किन पवनों के कारण मालवार तट पर वर्षा होती है, मतलब जो मालवार तट है वहाँ पर वर्षा किन पवन मतलब हवा के कारण होती है, तो दक्षिण पश्चिम पवनों के कारण, मतलब जो दक्षिण और पश्चिम से, दक्षिण भाग से और पश्चिम भाग, मतलब दक्षिण पश्चिम से जो हवाएं चलती हैं उसके कारण मालवार तट में वर्षा अधिक होती है। बेटा ये एक एक दो दो नंबर के प्रश्न हैं, इनको याद करो, क्योंकि एक एक दो दो नंबर के प्रश्न परीक्षा में इसी टाइप से पूछे जाते हैं। किन पवनों के कारण मालवार का वर्षा पर मतलब तट पर वर्षा होती है, तो दक्षिण पश्चिम तटों के कारण मालवार के तटों पर क्या होती है, वर्षा होती है। फिर जैव धाराएं तथा वे किन प्रकार मतलब किस प्रकार की भारत की जलवायु को मतलब जो जैव धाराएं होती हैं वो किस प्रकार से भारत की जलवायु को क्या करती हैं, प्रभावित करती है। जैव धाराएं कैसी होती है, जो पश्चिम से तेज गति से मतलब पवने, जो जैव धाराएं हैं वो पश्चिम से क्या होती हैं, पश्चिम दिशा से तेज गति की पवने हैं जो सक्रिय क्षेत्र में क्षौम मंडल में क्या करती हैं, बहती हैं, मतलब क्षौम मंडल से बहती हुई लगभग 70 डिग्री से 27 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांश पर क्या होती है, स्थित होती हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, उष्ण कटिबंध पश्चिम जैव धाराएं कहा जाता है, मतलब जो हवाएं पश्चिम से तेज गति से जो पवनें बहती हैं, मतलब चलती हैं, उसे क्षौम मंडल में बहती हुई आती हैं, वो लगभग कैसी होती हैं, 27 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश की ओर स्थित होती हैं, और उष्ण कटिबंध पश्चिम जैव धाराओं को कहा जाता है। भारत में ये जैव धाराएं ग्रीष्म ऋतु में छोड़कर पूरे वर्ष हिमालय से दक्षिण की ओर क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। मतलब ये भारत में जो जैव धाराएं हैं वो ग्रीष्म ऋतु में मतलब गर्मी के दिनों में छोड़कर ये पूरे वर्ष हिमालय में दक्षिण से प्रभावित होती हैं, और पश्चिम प्रभाव पश्चिमी विमोक्ष के लिए जिम्मेदार है, और देश में उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भागों में ये क्या की जाती हैं, अनुभव की जाती हैं। तो जैव धाराएं क्या हैं और ये किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं, ये आपने अभी देखा। उसके बाद है मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है, तो इसके निम्नलिखित कारण हैं। मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला इसलिए समझा जाता है क्योंकि संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके लिए वनस्पति और जीव आदि मानसूनों से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो ये मानसूनी हवाएं काय के लिए होती हैं, कृषि गतिविधियों के लिए पानी उपलब्ध कराकर पूरे देश में एक सूत्र में क्या करती हैं, पूरे देश को एक सूत्र में क्या करती है, बांधती हैं। फिर कृषि चक्र से संबंधित त्योहार अलग अलग नामों से जाने जाते हैं, उनके उत्सव का एक मानसून मतलब तय करता है। तो ये साल दर साल उत्तर दक्षिण और पूरब से पश्चिम भारत के लोगों को बेसब्री से मानसून आने का क्या रहता है, इंतजार
रहता है। और नदी घाटी जो मानसून वर्षा का पानी ले जाती हैं, उससे नई घाटी इकाइयों के रूप में क्या हो जाती हैं, एकजुट हो जाती हैं। तो मानसून को एक सूत्र में, तब जो मानसून है उसको एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? तो इसका आंसर है यहाँ पर संपूर्ण भारतीय भूदृश्य वनस्पति जीव आदि मानसून से क्या होते हैं, प्रभावित हैं। इससे मानसूनी कृषि मतलब मानसून के आने से कृषि की गतिविधियां और एक सूत्र में बांध के रखती हैं। कृषि चक्र को त्योहार विभिन्न हिस्सों में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। फिर साल मतलब पूरे साल में दक्षिण से पश्चिम मतलब उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम भारत के लोग मानसून का क्या करते हैं, बेसब्री से इंतजार करते हैं। नदी घाटियां जो मानसून वर्षा का पानी ले जाती हैं, वो एक ही नई घाटी इकाई के रूप में क्या हो जाती हैं, एकजुट हो जाती हैं। तो ये जलवायु मानसून के एक सूत्र में बांधने वाला हो गया बेटा। ये क्वेश्चन आप याद करोगे अच्छे से कॉपी में बेटा। ये सब क्वेश्चन जो है एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चन हैं, इनको आप अच्छे से याद करोगे। धन्यवाद बच्चों।